जिंदगी वैसी नहीं जैसी आप इसके लिए कामना करते हैं। जिंदगी वैसी नहीं है जैसी आप इसके लिए कामना करते हैं। यह तो वैसी बन जाती है जैसा आप इसे बनाते हैं, जैसा आप इसे बनाते हैं। नमस्कार प्रिय साथियों, एक्सपर्ट क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग हिंदी व्याकरण का टॉपिक वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर संपूर्ण हिंदी व्याकरण का कोर्स डाला जाएगा क्रमबद्ध रूप से। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग वर्ण विचार के अंदर जो बेसिक चीज़ें हैं उनका अध्ययन करेंगे। फिर एकदम विस्तृत तरीके से नोट्स सहित है वो एक साइंटिफिक तरीके से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि वर्ण क्या है। ठीक है, हिंदी व्याकरण का संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी हमारी क्लास हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रिय विद्यार्थियों वर्ण विचार। क्या रहेगा वर्ण विचार? तो सबसे पहले तो हमें यह सोचना है, सबसे पहले तो हमें भाषा का नॉलेज होना चाहिए कि भाषा क्या है। यदि हमें भाषा का पता नहीं है तो हम कैसे आगे सीख पाएंगे। भाषा क्या होती है? तो भाषा के बारे में पढ़ते हैं कि भाषा है क्या आखिर। देखो, मनुष्य क्या होता है? मनुष्य समाज में रहता है। किस में रहता है? मनुष्य समाज में रहता है और मनुष्य को समाज में रहने के लिए विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है। यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य को अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। यानी कि एक मनुष्य द्वारा प्रकट किए हुए विचार दूसरा मनुष्य समझता है और दूसरे मनुष्य के द्वारा प्रकट किए विचारों को वह जो प्रथम मनुष्य है वह समझता है। यानी हर एक मनुष्य एक दूसरे से जो विचार होते हैं एक दूसरे के उनको एक माध्यम से समझता है, वही माध्यम भाषा है। यानी कि भाषा एक तरह का विचारों का आदान प्रदान करने का एक साधन है, एक माध्यम है, मीडियम है। तो भाषा का आदान प्रदान या भाषा, यदि शॉर्टकट में कहें तो भाषा या विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही भाषा है। विचारों की अभिव्यक्ति का जो माध्यम होता है वही भाषा है। तो यह होती है भाषा। अब देखो, भाषा किस टाइप से बनी है, आखिर भाषा का निर्माण किस टाइप से हुआ। एक भाषा होती है, एक बोली होती है, दोनों में बहुत डिफरेंट है, ध्यान रखना है। भाषा एक बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर बोली जाती है, ठीक है, लेकिन जो बोली होती है ये एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती है। यानी कि एक क्षेत्रीय विशेष या विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है या भाषा है वो बोली कहलाएगी। अब जैसे आपने एक सुना होगा लिपि शब्द, लिपि नाम आपने सुना होगा। लिपि क्या होती है? लिपि ये भाषा के लिखने के तरीके, भाषा के लिखने का संकेत
या भाषा के लिखने की विधि होती है ना, वो लिपि कहलाती है। क्या कहलाती है? लिपि। तो हम हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा की व्याकरण पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हमें लिपि का भी नॉलेज होना चाहिए कि हिंदी जो भाषा है इसकी लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है, आप कमेंट करके बताएं ज़रूर, जल्दी से कमेंट करें। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि होगी, वो होगी देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि? देवनागरी। और हमारी जो राष्ट्रीय भाषा या राजभाषा है, राजभाषा मतलब जो राजकाज के लिए प्रयुक्त भाषा है, यानी कि सरकारी कामकाज कौन सी भाषा में होते हैं, वो हिंदी भाषा में होते हैं, तो हमारी राजभाषा हिंदी है। लेकिन इसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी प्रचलन है हमारे देश के अंदर, तो अंग्रेजी भाषा की लिपि का भी हमें पता होना चाहिए। तो अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी लिपि है? वह है रोमन लिपि। कौन सी लिपि? रोमन लिपि। तो यह है बोली, यह है भाषा, यह है लिपि। ठीक है। अब देखो, भाषा भी है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है लिखित भाषा और एक होती है मौखिक भाषा। लिखित भाषा का मतलब ये होता है कि विचारों का दान प्रदान लिख कर के प्रकट किया जाता है, वो होती है लिखित भाषा। लेकिन मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषा में विचार बोलकर प्रकट किए जाते हैं, वह होती है मौखिक भाषा। लेकिन भाषा की ये दो तो प्रकार है ही, इसके साथ साथ भाषा का एक अन्य रूप भी माना जाता है, वह है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा मतलब विचार संकेत के द्वारा दर्शाए जाएंगे, यानी कि भाषा का वह रूप जिसमें विचारों का आदान प्रदान संकेतों के माध्यम से किया जाता है, वह सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो यह है भाषा क्या होती है, बोली क्या होती है, लिपि क्या होती है। ठीक है। तो ये हमने भाषा की कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ी। अब जो भाषा है इसका निर्माण कैसे हुआ है? भाषा का निर्माण वाक्यों से हुआ है। सार्थक वाक्यों से भाषा का निर्माण हुआ है, यानी कि वाक्य मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? भाषा। यानी कि ऐसे मैं बेसिक रूप से पूछूं आपको कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? यदि भाषा की सबसे छोटी इकाई कहूँ, यदि मौखिक भाषा के रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई कहूँ तो क्या होगी? ध्वनि होगी। यदि मौखिक रूप से कहूँ, मौखिक भाषा यानी कि बोलने पर जो भाषा की मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या है? वो है ध्वनि। और यदि मैं लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कहूँ तो होता है वर्ण। क्या होता है? वर्ण। तो ध्वनि को ही इन वर्णों में पिरोया गया है, फिर वर्ण कहा गया। यानी जो हमारे मुंह ध्वनि क्या है, पहले तो ये समझो ध्वनि क्या है। ध्वनि की डेफिनेशन क्या है? परिभाषा। ध्वनि की परिभाषा यह है कि मुंह से निकलने वाली, हमारे मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। तो ध्वनि को, जैसे ध्वनि किस टाइप से निकली है उस टाइप को एक संकेत के रूप में पिरोया गया। जैसे मैंने क बोला तो क को क के तरीके से लिखा गया। ख बोला तो ख की ध्वनि सुनकर के ख के तरीके में या ख के आंकड़े में पिरोया गया। यानी कि भाषा को एक संकेत का रूप दिया गया, यानी कि एक लिपि के द्वारा भाषा का निर्माण होता है। ठीक है। तो भाषा का निर्माण वाक्यों से हुआ। वाक्य किससे बने? हमें भाषा की सबसे छोटी इकाई मिलेगी, आगे मिलेगी जब हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे बनी। भाषा का निर्माण वाक्यों से होता है। और वाक्य किससे बने? वाक्य सार्थक शब्दों से बने। वाक्य किससे बने हैं? वाक्य सार्थक शब्दों से बने हैं। सार्थक शब्द
क्या निरर्थक शब्द से भाषा या वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। सार्थक शब्दों से होगा। मतलब शब्द किससे बनते हैं पहले ये जानो। वर्ण होते हैं जो वो भाषा की, लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वर्ण मिलकर के शब्द का निर्माण करते हैं। तो शब्द कैसा बनना चाहिए? सार्थक बनना चाहिए, मतलब जिसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा शब्द जिसका कुछ अर्थ निकले, जिसका कुछ क्या निकले? भाव निकले, अर्थ निकले। जैसे मैंने बोल दिया कम, तो कम में अर्थ निकल रहा है कि कम होगा, मात्रा कम है, ठीक है। कम मतलब ये शब्द है तो इसका अर्थ आ रहा है कुछ, तो ये एक सार्थक शब्द है। लेकिन मैं इसको उल्टा कर दूं मक, तो मक में क्या है? कोई भाव नहीं है, तो ये निरर्थक शब्द हो गया। तो निरर्थक शब्दों से कोई वाक्य नहीं बनता है, फिर भाषा का निर्माण कैसे होगा? तो सार्थक शब्दों से होता है। कैसे होता है? सार्थक, वे शब्द जो कुछ अर्थ दें, कुछ भाव दें, वे होते हैं सार्थक शब्द। तो सार्थक शब्दों से वाक्य बनता है। सार्थक शब्दों से क्या बनता है? वाक्य बनता है, और वाक्य से भाषा बनती है। और शब्द किससे बनते हैं? वर्णों से मिलकर बने होते हैं। तो वर्ण क्या होगी? लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई यानी कि यूनिट होगी। नेक्स्ट, अब भाषा का व्यवस्थित क्रम देखिए कि भाषा किस टाइप से बनी। तो वर्ण या ध्वनि से शब्द बने। वर्ण या ध्वनि से क्या बने? शब्द बने। शब्द जो सार्थक शब्द है उनसे वाक्य बना, वाक्य से पद बने, और पद से भाषा बनी। अब देखिए आपके दिमाग के अंदर एक सवाल उत्पन्न हुआ कि आपने सर वाक्य को बता दिया, शब्दों को बता दिया, वर्ण या ध्वनि के बारे में आपने बता दिया, भाषा के बारे में बता दिया, तो पद के बारे में क्यों नहीं? तो पद क्या होता है? पद के बारे में समझिएगा। पद क्या है? तो किसी भी शब्द या वाक्य को, जब वाक्य बन जाता है तो किसी भी वाक्य में जब विभक्ति चिन्ह जुड़ जाते हैं, जब शब्दों को मिलाकर वाक्य बनाया जाता है तो वाक्य के अंदर विभक्ति चिन्ह जुड़ जाते हैं। तो किसी भी वाक्य के अंदर विभक्ति चिन्ह जुड़ जाते हैं तो तब वे वाक्य पद कहलाएगा। ठीक है। जब कोई वाक्य में विभक्ति चिन्ह जुड़ जाते हैं, क्या जुड़ जाते हैं? विभक्ति चिन्ह जुड़ जाते हैं, तब वाक्य पद कहलाएगा। फिर पद से मिलकर भाषा बनती है। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्ण विचार, यानी कि वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, ध्वनि के बारे में नहीं। ध्वनि से ही तो वर्ण बने हैं। ठीक है। एक होता है अक्षर, एक शब्द है अक्षर। अक्षर और वर्ण एक ही है। अक्षर क्या है? अक्षर, अक्षर। तो ए मतलब के बिना, शर मतलब जिसका, मतलब क्षर मतलब खंडन। तो के बिना खंडन मतलब जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, अक्षर कहलाएगा। यानी कि जिसको और आगे टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते, मतलब वर्ण ही है। मतलब इसको अक्षर भी कह सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब वर्ण, जो वर्ण के बारे में हमने पढ़ लिया कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। अब देखिएगा, वर्ण का खंडन नहीं हो सकता, हमने पढ़ लिया। अब वर्णमाला क्या होती है? तो भाषा के अंदर जो वर्ण होते हैं वे वर्ण मिलकर के वर्णमाला का निर्माण करते हैं। यानी बहुत सारे वर्ण मिलकर के एक, मतलब बहुत सारे, जैसे आप समझ सकते हो जैसे बहुत सारे फूल मिलकर एक माला का निर्माण करते हैं, उसी टाइप से वर्ण भी मिलकर माला का निर्माण करें, मतलब वर्णमाला। और हिंदी व्याकरणमाला में कुल मूल वर्ण कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में मूल वर्ण है वो 44 है, 44। लेकिन कुल वर्ण पूछे तो 52 है, 52। वो कैसे? वो हम आगे समझेंगे, आगे, थोड़ा सा आगे। ठीक है। तो मूल स्वर में कौन कौन से, मूल वर्ण माला में 44 वर्ण कौन कौन से? तो 11 स्वर, ए, आ, ई, उ, ऊ, री, ए,
आई ओ औ, ये कितने हुए? 11 स्वर। तो आपने कह दिया सर अंग और अह भी तो आता है। अरे टाबरों, अंग और अह ये अयोगवाही है, अयोगवाही वर्ण है, ये स्वर नहीं है। अब अयोगवाही वर्ण क्या होते हैं? अयोगवाही, अयोगवाही, ए मतलब के बिना, योग मतलब जोड़ा, जिसको जोड़ना, योग करना, प्लस करना, ठीक है। वाही मतलब वहन करने वाले, तो जिसको जोड़ा ही नहीं, ए मतलब के बिना, मतलब जिसको जोड़ा ही नहीं जाए, किन के साथ? स्वर और व्यंजन के साथ। मतलब ये न तो स्वर है न ही व्यंजन है, ये इनके साथ साथ वहन करने वाले दो वर्ण हैं, जिसे अयोगवाही वर्ण कहते हैं, यानी कि इनके बीच की कड़ी कह सकते हैं, ठीक है। और आजकल इन्हें अनुस्वार के रूप में वो यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये है सामान्य बेसिक चीज। अब पढ़ते हैं जो वर्ण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण होते हैं ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, टाबरो ध्यान रखना। स्वर, व्यंजन, स्वर, व्यंजन, स्वर, व्यंजन, याद हुआ? तो वर्ण विचार के अंदर हम पढ़ रहे हैं वर्णों के प्रकार। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब देखिए स्वर क्या होता है। स्वर की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? तो ऐसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से उच्चारित होते हैं, यानी कि ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहते, फ्रीडम रूप से बोले जाते हैं। कैसे? फ्रीडम, स्वतंत्र, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता लिए हुए जिन वर्णों का उच्चारण कर सकते हैं, स्वर कहलाएंगे। लेकिन व्यंजन स्वरों पर आश्रित है, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे मैंने ए बोल दिया तो ए तो स्वर है, इसमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी। लेकिन मैं कै बोल दिया तो कै के अंदर ए स्वर की सहायता लेनी पड़ रही। क तो कै का टुकड़े करेंगे तब कै हलंत प्लस ए, प्लस यानी कि धन बोल सकते हैं, हिंदी में आप लोग धन बोलते हैं। तो इसमें ए वर्ण या ए स्वर की सहायता लेनी पड़ रही, मतलब ये एक व्यंजन है। तो व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वे व्यंजन कहलाते हैं। अब पढ़ते हैं स्वर के बारे में और कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर भी टाबरों 3 प्रकार का वह, कितना प्रकार का वह? 3 प्रकार का वह। 3 प्रकार कौन कौन से? एक होता है हास्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है प्लुत स्वर। हास्व स्वर क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, प्लुत स्वर? प्लुत स्वर हमारे हिंदी के अंदर नहीं है, ये नहीं लिखना है। स्वर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं हिंदी के अंदर। प्लुत स्वर तो ऐसे ही लिखा है, ये संस्कृत के अंदर प्रयोग होता है, हिंदी के अंदर नहीं। ध्यान हमें 2 ही रखना है, हास्व और दीर्घ। प्लुत को सिर्फ याद रखना है कि होता है, संस्कृत में होता है, बाकी हिंदी में नहीं माना जाता ये। तो स्वर 2 प्रकार के, हास्व और दीर्घ। अब हास्व स्वर क्या होता है? ऐसे स्वर जिनको बोलने में बिल्कुल कम समय लगता है, उन्हें कहेंगे हास्व स्वर। जैसे ए बोलिए तो बिल्कुल कम समय, लेकिन आ बोलिए ज़्यादा समय लगा, दुगुना लगा। तो अब हास्व स्वर मतलब जिनका उच्चारण कम समय में कर सकते हैं, वे हास्व स्वर कहलाते हैं। अब हास्व स्वर को एक मात्रिक स्वर कहते हैं, क्योंकि इसको बोलने में या उच्चारण करने में एक मात्रा का समय लगता है, जिसके कारण इन्हें एक मात्रिक स्वर कहते हैं। इन्हें लघु स्वर कहते हैं, इन्हीं की लघु मतलब छोटा, ह्रस्व। और इन्हें मूल स्वर कहते हैं, क्योंकि इन स्वरों की सहायता से ही तो दीर्घ स्वर बने। भाई आपने दीर्घ संधि पढ़ोगे या पढ़ी होगी आपने पीछे क्लासों में, तो आ किससे बना है?
ए धन ए मिलकर आ बनाता है, मतलब दीर्घ होता है। ये दीर्घ संधि है, दीर्घीकरण हो रहा है, तभी तो आ बन रहा है। तो इसका जनक कौन हो गया? मूल ए हुआ। इसी प्रकार ई छोटी ए, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये 4 मूल स्वर होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, निम्न में से मूल स्वर है, एक दे दिया कोई भी इन चारों में से ऑप्शन में, और बाकी 3 भिन्न दे देंगे, तो आपको करेक्ट आंसर करना है ए ई ऊ और री के अंदर से करना है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये 4 हो जाएंगे हासु स्वर, ए ऊ और री। ठीक है, अब दीर्घ स्वर क्या होते हैं? ऐसे स्वर जिनमें उच्चारण करने में हासु स्वर की अपेक्षा दुगुना समय लगता है, यानी कि 2 मात्रा का समय लगता है, जिसके कारण इन दीर्घ स्वर कहते हैं, क्योंकि बड़े हैं, और 2 मात्रा का समय लगने के कारण इन्हें द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। इन्हें मिश्रित स्वर कहते हैं, क्योंकि ये आ किस से बना है? मिश्रण से बना है। बड़ी ई किस से बना है? मिश्रण से। भाई ई मिलकर ई बनाती है। आप दीर्घ संधि के अंदर जो नियम पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग दीर्घीकरण होता है, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। ये कुल 7 होते हैं दीर्घ स्वर। इसे संयुक्त स्वर कहते हैं, क्योंकि ये जो मूल स्वर होते हैं ये संयुक्त होकर इनका निर्माण करते हैं। इन्हें संधि स्वर कहते हैं, क्योंकि ये इनकी संधि हो रही है, ह्रस्व स्वर की संधि होकर दीर्घ स्वर बनते हैं। ये इन्हें गुरु स्वर कहते हैं, क्योंकि ये बड़े हैं, गुरु बड़ा होता है, याद रख सकते हैं, गुरु स्वर। ठीक है, तो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और ये बड़ा री है ना, छोटा री में 1 गांठ होती है, बड़े री में 2 कर दी। ये संस्कृत में चलता है, हिंदी में नहीं है, ध्यान रखना, तो इसको नहीं गिनेंगे। ठीक है, ए आई ओ औ, तो ये कुल कितने हैं? दीर्घ स्वर 7 है, लेकिन इन 7 के अंदर भी ए आई ओ औ ये 4 संयुक्त स्वर हैं। अब संयुक्त स्वर कैसे? क्योंकि ए का निर्माण कैसे हुआ है? आप संधि के अंदर पढ़ोगे, ए धन ई मिलकर ए बनाता है। ए धन ई मिलकर ए का निर्माण करते हैं। ए धन बड़ी ई मिलकर के आई का निर्माण करते हैं। ए धन ऊ मिलकर ओ का निर्माण करते हैं, और ए धन बड़ा ऊ मिलकर के आऊ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये 4 इन स्वरों से मिलकर ही बने, जिसके कारण तो इसे संधि स्वर कहते हैं, क्योंकि इनमें संधि हो रही। इसमें गुण संधि का नियम लागू हो रहा है, जिसके कारण इन दीर्घ स्वरों के अंदर भी इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं, और इनकी संख्या 4 है। क्वेश्चन आ सकता है, संयुक्त स्वर कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, ध्यान रखना। मूल स्वर भी 4 है, ए ई ऊ री, एक लरी भी होता है, लेकिन ये संस्कृत में चलता है, हिंदी में नहीं। ठीक है, और संस्कृत में एक प्लुत स्वर होता है, जिनमें 3 मात्रा का समय लगता है, जिसके कारण इसे त्रिमात्रिक स्वर कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की, जैसे ओ, कितना समय लगेगा? 3 गुणा 3, जिसके कारण इसे प्लुत स्वर कहते हैं। ये संस्कृत में चलता है, हिंदी में नहीं, तो ध्यान नहीं रखना। अब देखो, ये था स्वर, वर्ण के अंदर स्वर। अब देखिए व्यंजन। व्यंजन क्या है? व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन के बारे में अध्ययन करते हैं। व्यंजन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है वर्गीय वर्ण या वर्गीय व्यंजन, एक है अवर्गीय व्यंजन। वर्ग मतलब जैसे क से लेकर मैं तक, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये वर्ग है। तो ये 2 प्रकार के हो गए। एक है अवर्गीय, ये है वर्गीय। अवर्गीय में जैसे ये रलव स है, भी ये रलव अंतस्थ कहलाते हैं, स है, ये उसमें कहलाते हैं। कैसे? वो आगे पढ़ेंगे। व्यंजन 2 प्रकार का हो गया, वर्गीय वर्ण और अवर्गीय वर्ण।
वर्गीय वर्ण जैसे क वर्ग क ख ग घ ग, ये हड़ा नहीं है, ये ग है, क्योंकि हमारे टीचरों ने हमें हड़े ही पढ़ाए हैं, हड़े नहीं है, ग ग। फिर च वर्ग च स ज झ य, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म। और अवर्गीय वर्ण दो प्रकार के, एक होता है अंतस्थ और एक होता है उसमें। अंतस्थ मतलब जो अंदर से बोले जाता है, जैसे आप बोल के प्रैक्टिस करके देखिए, बोलिए मेरे साथ साथ बोलिए, य र ल व, मतलब अंदर से एकदम अंतस्थ कहेंगे। फिर अवर्गीय का दूसरा प्रकार उसमें, उसमें मतलब जिसमें ऊष्मा निकलेगी, हवा निकलेगी, बाहर निकलेगी, ठीक है। इसमें संघर्ष होगा, जिसके कारण इसे संघर्षी भी कह सकते हैं। श है, तो ये उसमें, ठीक है। तो वर्गीय वर्ण कुल कितने हैं? कुल है 25। अवर्गीय 8 है, जिसमें अंतस्थ 4 और उसमें भी 4, तो 25 और 8 33 व्यंजन, 11 स्वर, कुल मूल रूप से कितने हुए वर्ण? 44। अब 52 कौन से, वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हम आपके साथ में इसी प्रकार से बने रहेंगे यदि आपका प्रेम बना रहा हमारे साथ तो। और इस चैनल पर हिंदी का संपूर्ण कोर्स करवाया जाएगा, और यदि आपका प्रेम बना रहा तो आगामी समय के अंदर भविष्य में क्या पता हम एक डिजिटल स्टूडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।